बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन देख रहे हैं चैनल विन का करियर काउंसलिंग प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। आज एक और फील्ड के बारे में बात करना चाहेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग MBBS और BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी एडमिशन नहीं हो पाता है किसी वजह से। तो वो सोचते हैं कि मेडिकल फील्ड में कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें वो करियर और अच्छा बना सकते हैं। बहुत सारी फील्ड है जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन एक और ऐसा करियर ऑप्शन लेकर आपके सामने हाजिर हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं मेडिकल फील्ड से, अगर आप ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता देते हैं। करियर एज अ ऑडियोलॉजिस्ट अगर आपको बनना है तो इसके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या होगा, इसके लिए आपको क्या प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा कि आप एक बेस्ट स्पीच थेरेपी या ऑडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए, सब्जेक्ट पर बात करने के लिए, डिटेल आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं करियर काउंसलर जनाब SM रज़ा सर। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को सलामुन अलैकुम। वेलकम है आपका इस शो पे अगेन और एक और नए फील्ड के साथ। सर करियर एज अ ऑडियोलॉजिस्ट जी, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। और इस ऑडियोलॉजिस्ट क्या होता है, सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए, फिर करियर के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास डिसेबिलिटी होती है, बोलने की डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी, तो सुनने की सलाहियत की कमी होना और बोलने की सलाहियत का कमी। जी, उनसे कैसे पार पाएं आप, कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए कि आप मेन स्ट्रीम लाइन में आ जाएं, कॉमन लोगों के जैसा बिहेव करने लगें। ऐसे लोगों को प्रॉपर तरीके से ट्रीट करने के लिए सब सारे कोर्सेज लॉन्च किए गए। तो ये स्पीच थेरेपी एंड ऑडियोलॉजिस्ट जी, ये एक ही कोर्स के अंदर है या दोनों अलग अलग है? दोनों एक ही कोर्स में 4 साल का ये कोर्स है। कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बोलना और सुनना एक दूसरे से अटैच है। बिल्कुल। तो ये एक ही कोर्स है और बहुत अच्छा एक शुरू से गवर्नमेंट की ये कोशिश रही है कि जो लोग फिजिकली चैलेंज होते हैं उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, रिहैबिलिटेशन उनका हो। ओके। तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इस तरह के कोर्सेज को कराती है और कोशिश ये की गई है कि जो बच्चे डिसेबल्ड हों इस तरह की चीज़ों से, उनमें मेन स्ट्रीम में जुड़ने की सलाहियत आ जाए। और देखें, कोविड के असरात अगर देखेंगे साजिद साहब, तो एक तो फाइनेंशियल, जो बड़े हैं एडल्ट हैं वो तो बहुत फाइनेंशियली उनके ऊपर चोट पहुंची है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जी है ना, बहुत सही तरफ आप इशारा कर जी, जो छोटे बच्चे हैं खास तौर से, जिनकी उम्र 2019 में 1 या 1.5 साल की थी, अब वो 3, साढ़े 3, 4 साल के हो रहे हैं। और यही वो वक्त है जब बच्चा बोलना सीखता है, सोशल करना सीखता है। यस, सोशलिटी, सोशलाइजेशन उसके अंदर आता है। अब बोलना कैसे सीखता है? दीगर लोगों से मिलता है, उनके इशारों को समझता है, सुनता है, उनके अल्फाज सुनता है, तो उसको अपनी ज़ुबान पे, अपने जहन में उतारता है और उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। कोविड में आइसोलेशन की वजह से बहुत सारे बच्चों में अभी बोलने की सलाहियत पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम फैक्ट है सर, जी, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। राइट, उनको एक्सपोजर भी नहीं मिला है, सिर्फ एक फैमिली थी जो घर में रहती है। अभी भी मतलब जो छोटे बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है स्कूल में, उनके लिए तो और ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। देखिए, इस टफ दौर से आपको बड़ी प्लानिंग के साथ निकलना है। अब 2019 से 2022 अभी आप ले लें, अब ट्रैक पे आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें आ रही हैं। तकरीबन ये 3 साल अगर किसी ने बोलना सीखना शुरू करना था तो उसके इस सीखने के प्रोसेस में कहीं ना कहीं हडल आया है। जो बच्चा 5वीं 6ठी 7वीं में था, वो 3 साल की एजुकेशन को पूरी तरह से क्वालिटी एजुकेशन के तौर पे ना ले पाने की वजह से एक प्रॉब्लम में आया है। बिल्कुल। जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनके साथ कहीं ना कहीं क्रिएट हुई है। तो ये एक ब्लैक पैच है जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ेगा और इससे आपको बाहर निकलना है जी। तो आप देखें कि जो स्पीच थेरेपी जो होती है, बोलने की सलाहियत को और अच्छा बनाना, तो आप महसूस करें कि ये जो बच्चा है जो अभी 2 साल का, 1.5 साल का कोविड से पहले था, अभी 4 साल का है, तो इसके बोलने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी है। तो जो लोग इस तरह के प्रोफेशनल्स होंगे, देखें आप सामाजिक तौर पे आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप डेवलप होने वाला है जी। तो ये एक बेहतरीन कोर्स आपके लिए निकल सकता है। इस पे ज़रूर एक बार अपनी निगाह ले जाइएगा।
ओके जी। चलिए सर, जैसा कि आपने कहा कि ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपी के बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। राइट। और आपने बता दिया कि कौन से बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। राइट। लेकिन जब करियर की बात आती है तो कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट आप बताइए जो इस फील्ड में सबसे आगे हो और बेहतरीन हो और जो हम लोगों के आसपास हो। कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट आप बताना चाहेंगे? इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा। ओके। जिस इंस्टीट्यूट के बारे में आपने कहा है, जब मैं उसका जिक्र करूं तो मैं बताऊंगा कि एक तो आपके बोलने की सलाहियत, स्पीच थेरेपी आपकी होगी। एक सुनने की सलाहियत की अगर कमी है तो उसको कैसे इंप्रूव कराया जा सकता है। आजकल बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट आ रहे हैं, जी बिल्कुल, उससे आप इंप्रूव करा सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यही है कि आपके जिस्म में जो कमी है उस कमी को टेक्नोलॉजी के सहारे आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो हियरिंग के बहुत सारे आजकल इंस्ट्रूमेंट आने लगे हैं। और एक और भी है सोलर टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा कि खाने पीने की सलाहियत भी कुछ लोगों की काफ़ी कम होती है, दिक्कत होती है। तो उस पे भी बेस्ड यहाँ पे कोर्स लॉन्च किया गया है। तो जो डिसेबिलिटी आपकी जिसमें है, उस डिसेबिलिटी से कैसे आप फाइट करेंगे, मेडिकल साइंस कैसे इंटरवेन करके उस डिसेबिलिटी से आपको बाहर निकालेगा या आपकी ज़िंदगी और आसान बनाएगा, उस पे बेस्ड सारे कोर्सेज यहाँ पे मौजूद है। That is, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये एक कोर्स होने वाला है। अब आपने बात की कि सबसे बेस्ट आप देखें, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में जो पैरामेडिकल के कोर्सेज या ऐसे दीगर जो साइंस के सारे कोर्सेज होते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में भी इस तरह का कोर्स मिलता है। ओके। लेकिन हम लोगों ने प्रोग्राम में अली यावर जंग के बारे में बात किया है, जो बांद्रा में यहाँ पे बॉम्बे में सिचुएटेड है, और इसके बहुत सारे रीजनल सेंटर भी आ चुके हैं। रीजनल सेंटर में जैसे हमने बताया आपको, उड़ीसा में रीजनल सेंटर है, दिल्ली में सेंटर आ चुका है, नोएडा में सेंटर आ चुका है, हैदराबाद में सेंटर है, मध्य प्रदेश में भी इसका रीजनल सेंटर आ चुका है। लेकिन मेन जो सेंटर है वो कहाँ है? मुंबई में। ओके, मुंबई में। अली यावर जंग, या तो अब बात ये एक इंस्टीट्यूट है, नेम है अली, हाँ, या अली यावर जंग इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी या स्पीच। ये नेशनल इंस्टीट्यूट है मतलब? या डेफिनेटली या श्योर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसका कनेक्शन है। और जैसे मैंने बताया कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसको पर्टिकुलरली इसके ऊपर इसकी निगाह होती है। और जो डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं, जो लोग डिसेबल्ड होते हैं, उनको कैसे एम्पावर किया जाए, उस सिलसिले में वो काम करने वाली एक गवर्निंग बॉडी होती है, उसके साथ भी इसका कनेक्शन है। यानी वो भी इस तरह के कोर्सेज को आगे बढ़ा रही है ताकि जो लोग डिसेबल्ड हैं उनको आराम से जिंदगी जीने के लायक बनाया जाए। अली यावर जंग साहब के बारे में बात करूं, अब पीछे जैसे हम लोगों ने जब बात किया था TIFR के बारे में, तो बताया कि भाई टाटा ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है मुल्क के लिए, और होमी जावेद भाभा के साथ मिलके उनकी निगरानी में इंस्टीट्यूट यहाँ डाला गया मुंबई में। देखिए, अली यावर जंग साहब की पैदाइश हैदराबाद में हुई, और आप उस वक्त जब निज़ाम की हुकूमत थी, तो निज़ाम की हुकूमत में आप लॉ मिनिस्टर के पोस्ट पे थे, और 1947 के बाद आपने वहाँ से रिज़ाइन किया, और रिज़ाइन करने के बाद हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के सफ़ीर बहुत सारे कंट्री में, एम्बेसडर के तौर पे आपने काम किया। फ्रांस में रहे, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में रहे आप, सऊदी अरबिया में भी आप रहे सफ़ीर इंडिया के, और USA में भी आप इंडिया के एम्बेसडर रहे, और उसके बाद महाराष्ट्र के आप गवर्नर अपॉइंट हुए। और 1971 से 1975 का वो 1976 का एक टर्म था, और ड्यूरिंग अपने उस लाइफ में ही इनका इंतकाल हुआ महाराष्ट्र में, और इन्हीं के नाम पे ये इंस्टीट्यूट है। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी अली यावर जंग। गवर्नमेंट की तरफ से ये बनाया गया है? जी, गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। और अली यावर जंग साहब के बारे में एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद है, उसके भी आप वाइस चांसलर रह चुके हैं। तो एक बहुत ही बड़ी हस्ती थी, और उन्हीं के नाम पे इस इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया है। और ये बांद्रा में, यहाँ पे मुंबई में है, और इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है 1983 में 1983 में इसे एस्टैब्लिश किया गया। जी, चलिए बढ़ते हैं कुछ इसकी तरफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि MBBS, BDS, फिजियोथेरेपी, और जैसे आपने बताया पैथोलॉजी, ये सब के बारे में काफ़ी कुछ आप बताते रहते हैं सर। जी। लेकिन ऑडियोलॉजिस्ट के बारे में हम लोगों ने कभी इतना डिटेल में बात नहीं किया है। जी। तो ऑडियोलॉजिस्ट अगर हमको बनना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देखिए, 4 साल का कोर्स है। ओके, ठीक है ना, 4 साल का कोर्स है। जैसे आप चले आए, फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है। ये कोर्स 4 साल का है, और बेसिक जो क्वालिफिकेशन चाहिए साजिद साहब, क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। जनरली जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं ह्यूमैनिटीज़, साइंस या कॉमर्स के, वो 3 साल के हैं। लेकिन क्योंकि ये एक तरह से
ऐसा कोर्स है जिसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा आपको नॉलेज लेनी है, तो ये 4 साल का एक कोर्स है। ओके। और क्योंकि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है तो इसमें जाने के लिए आपको 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए। ओके। और स्ट्रीम आपके पास साइंस होनी चाहिए। कॉमर्स आर्ट्स के बच्चे इसमें नहीं जा सकते हैं। तो साइंस में आपके पास क्या होना चाहिए? तो बायो तो आपकी कंपलसरी होनी ही चाहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स होनी ही चाहिए, मैथमेटिक्स है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, और इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। ओके। तो जनरली जो साइंस का अगर आप देखेंगे सिलेबस, तो फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश तो बच्चे के पास होती है। अब वो बायो लेता है तो बायो के साथ इधर मैथ्स ले ले या कोई 5वां सब्जेक्ट और भी ऑप्ट कर लेता है। जनरली जो है सिलेबस 12th साइंस का, 11th-12th साइंस का ऐसे ही बनाया जाता है। तो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और 5वां कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। 12th में एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ओके। और ध्यान रखना है यहाँ पर, इसमें जाने के लिए मैक्सिमम एज आपकी 21 साल ही होनी चाहिए। यानी 21 साल के बाद इस एग्जाम को, इस एंट्रेंस को, जिसके जरिए आप वहां पर इस कोर्स को कर सकते हैं, वहां पे आप दाखला नहीं ले सकते। कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है सर? या एंट्रेंस एग्जामिनेशन अली यावर जंग इंस्टीट्यूट जो है ये अलग से एक एग्जाम कंडक्ट करता है। ओके। और जो इसके पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम है। एग्जैक्टली, राइट। ऐसा नहीं अगर हमने नीट क्लियर कर लिया है तो नीट के बेस पे मिल जाए? नहीं, नीट के बेस पे नहीं है। और जो इनके रीजनल सेंटर हैं साजिद साहब, वो रीजनल सेंटर अपना अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली में इनका सेंटर है, नोएडा में सेंटर है, तो उस रीजनल सेंटर में एडमिशन लेने के लिए आपको IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो CET होता है उस एग्जाम को आपको फेस करना है। कोलकाता के पास जो सेंटर है उसमें कोलकाता यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है उसको आपको फेस करना है। तो रीजनल सेंटर के लिए अलग एग्जाम है, और जो मेन सेंटर मुंबई में है यहाँ पे दाखिला लेने के लिए आपको इस सेंटर का अलग से एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आपको अपीयर होना पड़ेगा और मेरिट लिस्ट में आना होगा। तो कभी होगा मतलब ये एग्जाम? जैसे अभी बहुत सारे एडमिशन लोग लेना चाह रहे हैं, MBBS BDS की अभी लिस्ट आना भी बाकी है, लेकिन इस दौरान अगर कोई ऑडियोलॉजिस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहे तो वो कर सकता है? एग्जाम है अभी अवेलेबल है? हाँ देखें, और आपकी बातों को सिलसिलेवार करते हुए मैं पेरेंट को भी बोलना चाहूँगा कि अब पेरेंट को इस वक्त होशियार होना है, क्योंकि अब सारी चीज़ें ऑफलाइन हो रही हैं और अभी जितने सारे एग्ज़ाम हैं सबके फॉर्म तकरीबन आने बचे हैं। नीट भी आना बचा है, JEE भी आना बचा है, CA-CPT वगैरह का आपका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है, NDA का है। इस तरह से ये ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी के कोर्स के बारे में तो सबके फॉर्म सब आने शुरू होंगे। तो एज ए पेरेंट, एज ए गार्डियन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को अपडेटेड रखें और सारे फॉर्म के बारे में जानकारी हासिल करते रहें ताकि जैसे ही कोई फॉर्म निकले प्रॉपर टाइम पे हम बच्चे का फॉर्म फिल करा सकें। तो ये फॉर्म आने का लगभग आप मान लें कि अपडेट शुरू हो चुकी है। सर एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि एज अ पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है कि निगाह रखना चाहिए कि अगर इसमें नहीं तो इसमें जाए हमारा बच्चा। लेकिन जैसे हम लोग ऑडियोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं और जैसा आपने एक इंस्टीट्यूट बताया अली यावर जंग इंस्टीट्यूट है, ये एक स्पीच थेरेपी और हेयरिंग इंस्टीट्यूट है। तो इसमें एडमिशन अगर मुझे चाहिए तो आपने बताया कि फॉर्म अभी आने वाला है या आएगा तो हमें निगाह रखना पड़ेगा, पर इसकी फ़ीस क्या होगी सर, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो लोग डिसेबल्ड हैं वो मेन स्ट्रीम में जुड़ें जी, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का यहाँ पे हेल्प भी होगा। और एक समाज की अजीब सी एक हालत भी है, कभी कभी डिसेबल्ड बच्चे जो हैं वो छूटने लगते हैं, या अगर कोई गरीब फैमिली और वहाँ डिसेबल्ड बच्चा है तो उसकी पूरी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। इसलिए इन्हें स्पेशल चाइल्ड कहा गया है कि हमें ध्यान देना है इनके ऊपर। तो डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट जो ग्रुप है वो खास तौर से इस तरह के इंस्टीट्यूशन पे बहुत केयर रखता है। और यहाँ जो कोर्सेज हैं उनकी फीस सालाना मैं नहीं समझता हूँ कि 20,000 पर एनम से ज़्यादा होगी। लेकिन क्योंकि बच्चा डिसेबल्ड होता है तो आगे चलने के बाद बहुत सारी जगहों पे उसको जॉब के लिए रिजर्वेशन भी उसके पास है, तो अगर थोड़ी सी अच्छी डिग्री कर लेता है तो आराम से कहीं ना कहीं प्लेसमेंट उसकी हो ही जाती है। जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने सारे एंट्रेंस होते हैं, जितनी सारी जॉब्स होती हैं, उसमें 3% सीट रिजर्व होते हैं द पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, PWD है ना, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ये डिसेबिलिटी में काउंट होता है। तो अगर आपने अच्छे कोर्स कर लिया तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी प्लेसमेंट भी मिल जाती है। और क्योंकि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया खास तौर से इसको मॉनिटर करती है और जो डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट ग्रुप है वो भी इसको मॉनिटर करता है, तो बहुत सारे स्कॉलरशिप भी ऐसे डिसेबल्ड बच्चों को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कोर्सेज को आगे करने के लिए। तो फीस तो कम होती ही है, ये फीस तो कम है, लेकिन इसकी पढ़ाई जो मेडिकल फील्ड की पढ़ाई है वो उससे काफ़ी अलग होगी, बिकॉज इसमें किसी को
आपको बोलना सिखाना है, बोलना किसी को सिखाना है, जी। सुनने को इम्प्रूवमेंट करना है। जी, जी। क्योंकि मेडिसिन वाला जो एक अलग केस है, राइट। पर इसमें एक मेरे ख्याल से लंबा प्रोसेस होता होगा किसी पेशेंट के ऊपर। ऑब्वियसली पूरी एक थेरेपी, पूरी एक पैथोलॉजी है, मतलब पूरी एक थेरेपी होती है, और उस थेरेपी के साथ आप लगे रहते हैं और उसके बाद तब जाके चीज़ें जो है ट्रैक पे आती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ही अभी आपसे मैं दे रहा हूँ। सपोज करें किसी का हैंड अगर फ्रैक्चर होता है और प्लास्टर आपने 2 महीने लगा दिया, तो 2 महीने प्लास्टर लगाने के बाद से हाथ को पुरानी पोजीशन में लाने के लिए थेरेपी 2 महीने करानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अब जिसको बोलना ठीक नहीं आ रहा है, जिसको ठीक से सुनना नहीं आ रहा है, उसको प्रॉपर ट्रैक पे अगर आपको लाना है तो डेफिनेटली एक लंबा प्रोसेस होता है। तो आपके पास जो पेशेंट होते हैं वो बहुत लंबे अरसे तक आपके साथ अटैच भी होते हैं। और साथ साथ एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप किसी की डिसेबिलिटी के बावजूद उसको मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो देखें कितनी बड़ी खिदमत खल्क आप कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कितनी बड़ी खिदमत खल्क कर रहे हैं। खासतौर से कॉमन समाज में ये कहा जाता है कि वो पेरेंट, वो लोग जो ऐसे बच्चों को पालते हैं, बहुत नेक वो लोग होते हैं जी। क्योंकि सारी चीज़ों पे उनका एक एक ध्यान रखना होता है। तो ऐसे अगर फील्ड के आप प्रोफेशनल बनते हैं तो आप सोचें कि आपकी अर्निंग तो हो ही रही है, साथ साथ कितना सोशल डेवलपमेंट में आप अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसका तो आप सोचें, बैठ के जब आप सोचेंगे तो आपको अंदाजा होगा बहुत ग्रेट एक आप काम कर रहे हैं। ओके, टाइप्स ऑफ जॉब की बात करें सर, तो अगर क्या मैं अपना पर्सनल क्लिनिक ओपन कर सकता हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स? 100% आप बोल सकते हैं एकदम। रिहैबिलिटेशन के तो बहुत सारे आपने देखा होगा सेंटर्स होते हैं, बहुत सारे सेंटर होते हैं। और इस तरह के जो हम लोगों को ये ईएनटी के अंदर ही काम करना होगा या एक पर्सनल हमारा पर्सनल भी आप कर सकते हैं। ये बताइए, फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आप देखेंगे ज्यादातर ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर जो होते हैं उनके पास मिलते हैं। अदरवाइज अलग से भी तो अपना उनका क्लिनिक होती है, अपनी अलग से कंसल्टेंसी वो आप देते हैं, तो आप अलग से आप चले आए। इसके अलावा डिसेबिलिटी वाले जो स्कूल्स होते हैं उसमें आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकल जाएगी। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ भी बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। और इसी बात पे मैं जोड़ूं, जब मैंने पहली बात कही आपसे कि कोविड के दरमियान बहुत सारे बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो देखें जो अली यावर जंग जो आपका ये इंस्टीट्यूट है बांद्रा में, यहाँ पे ओपीडी भी होती है। अच्छा, अगर कोई ऐसा तो जा सकते हैं, मतलब अभी करंट ओपीडी चालू है या ऑफ कोर्स। तो जो कोई भी नाजरीन जो हमें सुन रहे हो और अगर आपके बच्चे के साथ हेयरिंग डिसेबिलिटी है या अगर बोलने में कुछ परेशानी है, तो आप इस इंस्टीट्यूट के ओपीडी में आप जा सकते हैं और वहाँ पे आपको बड़ी सस्ते में आपको सारी सहूलतें मिल सकती हैं। सर, जैसा कि हम लोग स्पीच थेरेपी, स्पीच लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे बच्चों में देखा जाता है कि 5-6 साल हो गया है, स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो पिकअप नहीं कर पा रहा है स्पीकिंग पावर। तो क्या अब यहाँ पे भी बच्चों को स्पीच थेरेपी के पास कराना चाहिए? एकदम कराना चाहिए, एकदम कराना चाहिए। ये नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि एज होगी, जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे बोलने लगेगा। जी। अब जैसे बहुत से लोग हकला के बोलते हैं, बहुत से लोग तुतला के बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते ही नहीं है, कितना भी कुछ कर दो। एब्सोल्युटली राइट, कम बोलते हैं, कम सुखन होते हैं। और लुकनत यानी हकलाना तो बहुत ज्यादा एक कॉमन देखा गया है। मैं एक किसी तरह के एक प्रोफेशनल से मैंने एक बच्चा है उसके बारे में मैंने बात की। उसके भी बोलने में, जब जल्दी जल्दी बोलता है तो बोलने में हकलाहट आती है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि कैसे कैसे क्या करना है, तो बहुत सिंपल उन्होंने रास्ते बताए, जिस रास्ते को अपना के उसकी हकलाहट को कम किया गया। तो ये पूरी एक थेरेपी है, पूरी 4 साल आपको पढ़ाया जाता है कि किस तरह से आप करें। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जल्दी जल्दी जब आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं फंबल होता है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलने में भी कैसे बोलें, किस वर्ड्स की अदायगी कैसे करें, किस तरह से समझें, किस तरह से आगे बढ़ें, वो भी अपने आप में एक कंप्लीट ये कोर्स है। तो 4 साल का ये कोर्स है जिसमें आपको ऐसे बच्चों के लिए इनके साथ डिसेबिलिटी इन हेयरिंग एंड बोलने में है, उसको इम्प्रूव कराने के लिए सारी चीज़ें साइंस के जरिए कैसे आप कर सकते हैं, उस पर ये बेस्ड कोर्स है। ओके सर, फीस के बारे में आपने बता दिया, ये इंस्टीट्यूट के बारे में आपने बता दिया, लेकिन अभी है कि हमें आगे पढ़ाई में और आगे बढ़ना है जी, यानी पीजी की तरफ जाना है, तो क्या ये ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद 4 साल का पीजी की तरफ भी बढ़ा जा सकता है? एकदम बढ़ा जा सकता है। बेहतरीन सवाल। ये बताएं, एमबीबीएस करने के बाद हम एमडी एमएस की तरफ बढ़ते हैं, बीई बीटेक करने के बाद एमटेक की तरफ हम बढ़ते हैं, बीए बीएससी बीकॉम करने के बाद एमए एमएससी एमकॉम करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी अगर ऑडियोलॉजी यानी स्पीच थेरेपी की जो पैथोलॉजी अगर आपने उसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर लिया तो उसके बाद मास्टर का प्रोग्राम होगा। एमए आप कर सकते हैं इसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में, और यहाँ भी मास्टर का कोर्स कितने साल का होगा? 2 साल का होगा। ओके, तो यहाँ भी आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मास्टर लेवल पे भी आप जा सकते हैं। ओके, चलिए सर, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट की जब बात आती है तो हम लोग एक बोले कि अपनी पर्सनल क्लिनिक भी आप ओपन कर सकते हैं या किसी डॉक्टर के अंदर आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अभी डॉक्टर की फीस बहुत हाई होती है, तो अगर हम अपनी खुद की भी चालू करते हैं या किसी अंडर करते हैं
तो पे हमारी कैसी होगी, बिकॉज 4 साल हमारा अगर लग रहा है तो एक ये एस्पेक्ट है सोचने का कि अच्छी कमाई है कि नहीं है। होगी, एकदम होगी। देखिए मेडिकल साइंस में आप देखें जनरली, अगर मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट की बात करूं, किसी पेशेंट को अगर आपने देखा और 20 मिनट उसमें लगाया, तो मैं समझता हूं कि शहर के एतबार से अगर आप देखें, बड़े शहरों में कंसल्टेंसी आराम से 500 अब वही रहती है। अब अभी रहती है। तो अगर दिन भर में आपने अगर 10 पेशेंट भी देख लिए, और इनिशियली ऐसा नहीं है कि आपको 10 पेशेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कोर्स अभी बहुत ज़्यादा फेम नहीं हुआ है और ज़रूरत ज़्यादा है, एकदम ज़्यादा है ज़रूरत। तो मुझे लगता है कि आप आराम से एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं, और जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ तो आपके लिए जॉब के ऑप्शंस आती हैं। तो बड़े हॉस्पिटल में जो MNC, जो कॉर्पोरेट कल्चर के हॉस्पिटल हैं, जब आप वहाँ पे अपॉइंट होते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, अगर जब उसमें आप ज्वाइन करते हैं, वहाँ भी आपकी सैलरी बेहतरीन लेवल की होती है। तो सैलरी के बारे में आपको नहीं सोचना है। ओके सर, जैसा कि आपने कहा था कि नीट के जरिए इसमें एग्जाम आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी एंट्रेंस एग्जाम। जी। तो क्या पढ़ाई मतलब उसके लिए बुक्स और मटेरियल्स अलग होंगे, वो करना है, या हमारा 12th बेस के ऊपर ही हम उसका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये अली यावर जंग इंस्टीट्यूट जो है, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है एकदम अलग से नहीं पढ़ना साजिद साहब। ओके, सिलेबस कोई बुक आपका अलग से खरीदने की जरूरत कुछ भी नहीं करना है आपको। जो आपने 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा है नीट के लिए, BDS के लिए, सेम उसी तरह के सिलेबस के क्वेश्चन आएंगे, और डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल नीट से और डाउन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम होंगे। तो ये एंट्रेंस नीट के बनिस्बत ज्यादा आपके लिए आसान होगा। और आसानी की एक सबसे बड़ी वजह क्या है कि यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट काफी कम अपीयर होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ नीट। यहाँ कट ऑफ कम जाती है इन कंपैरिजन ऑफ नीट। तो आपको परेशान नहीं होना है। जो आपने तैयारी 11th 12th साइंस की है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ, उसी तैयारी के साथ आप पढ़ सकते हैं। ओके, वंडरफुल सर। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हर एक स्ट्रीम में हर एक लाइन एक्सटेंशन जिसे कहा जाता है वो बताया जाए। जी। तो मेडिकल फील्ड की एक ये लाइन थी जिसमें आप जा सकते हैं। जी। और शायद इस तरफ बहुत कम लोग का ध्यान जाता है, और बहुत सारे लोग सुने भी होते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कब, कहाँ और कैसे करें। तो आपने डिटेल में सारी चीजें बताई हैं, बहुत शुक्रिया इसके लिए सर। अब देखिए ना, पेरेंट्स के साथ एक सबसे बड़ा यही तो डिलेमा होता है। जब आप मिलेंगे और पेरेंट आपसे एक क्वेश्चन जरूर करेगा कि हमने नीट के लिए इसको तैयार कराया, लेकिन नीट में मुझे पता है कि नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है, एस्पिरेंट्स ज्यादा, तो अब मैं क्या करूं, हमने बायो दिला दिया, क्या करूं? तो आपके बच्चों के लिए मैं ये बता रहा था कि ये कोर्स बहुत अच्छा है, तो इस कोर्स को आप जरूर कराएं, एक बार देखें, इसके बारे में सोचें जरूर। सर मैं चाहता हूँ कि जाते जाते एक बार कोर्सेज आप बता दें व्यूवर्स को, ताकि याद रहे उनको कि कौन कौन से कोर्सेज हैं और कब कब किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक और बड़ी अच्छे सा एक कोर्स मैं बताऊं, जो इस तरह के बच्चे होते हैं, डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं, जिनके पास हियरिंग कैपेसिटी कम होती है, स्पीकिंग कैपेसिटी कम होती है, इनको पढ़ाने वाला टीचर भी होता है ना, तो इस फील्ड में आप बीएड भी, इस इंस्टीट्यूट में बीएड का भी कोर्स है। अच्छा, ऐसे डिसेबल्ड बच्चों को आप कैसे पढ़ा सकते हैं। ओके, ये भी कोर्स आपके पास है। और जैसे मैंने बताया कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया या डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट ग्रुप जो है आपका, वो चाहता है कि ये बच्चे मेन स्ट्रीम लाइन में आए, तो इस तरह के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से कंप्यूटर बेस्ड शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज भी इस तरह के इंस्टीट्यूट में कराए जा रहे हैं, ताकि उस कोर्स को करके आपका बच्चा आराम से अपने आप को प्लेस कर सके और खुद से अपने लिए 2 पैसे अर्न कर सके। जी, तो ये बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज यहाँ पर हैं। स्क्रीन पे मैं उन सारे कोर्सेज को बता रहा हूँ, देखें आप। जिस कोर्स के बारे में हमने पहले एक्सप्लेन किया, BSc ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, 4 साल का ये कोर्स है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास 12th में होना चाहिए, और आपकी एज जिस साल ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखेंगे 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैं कोर्स यहाँ पे बता रहा हूँ आपके लिए, डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज, इशारों में चीज़ों को कैसे आप समझेंगे। जिस बच्चे की हियरिंग एबिलिटी को आप इंप्रूव नहीं करा सकते, इशारों में कैसे वो चीज़ समझेगा, उसके लिए एक डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज एंड इंटरप्रेटर कोर्स, 1 साल का फुल टाइम कोर्स है। 10वीं यानी 12वीं क्लास के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 12th में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। यहाँ पे देखें, सर्टिफिकेट कोर्स इन मल्टीमीडिया नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस, ये मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बताया, 6 महीने का ये कोर्स है, और ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास हियरिंग डिसेबिलिटी है। तो कंप्यूटर का कोर्स भी यहाँ पे मौजूद है, जिसको करके बच्चा यहाँ से इनकम कर सकता है। डिप्लोमा इन एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन है, ये 2 साल का कोर्स है। 12वीं के बाद 50% अगर आपके 12th में मार्क्स हो
तो इस कोर्स को कर सकते हैं। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं उनके लिए पीजी सर्टिफिकेट कोर्स भी है। पीजी सर्टिफिकेट इन ऑडिटरी वर्बल थेरेपी 6 महीने का कोर्स है और इसके लिए बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी आपके पास होना चाहिए। छठा कोर्स मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, एमए इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। इसको करने के लिए 2 साल का आपके पास एक ड्यूरेशन होगा और इसमें जाने के लिए ग्रेजुएशन इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी आपके पास होना चाहिए। और थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, ये आप अंडर ग्रेजुएट के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स है। ये उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कोर्स करना है जो बच्चे इस तरह के डिसेबिलिटी से अफेक्टेड होते हैं। और आखिरी में डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इस कोर्स को करने के लिए आप 12th पास होने चाहिए और ये कोर्स भी यहाँ मौजूद है। तो मैंने सारे कोर्स स्क्रीन पे आपको दिखाए। आपने देखा होगा कि बहुत नए ये कोर्सेज हैं आपके लिए और इसमें करने के बाद आप अपने आप को आराम से प्लेस करा सकते हैं। सर 2 बेस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग ने बात किया। एक बात किया TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बारे में और एक आज आपने बताया अली यावर जंग इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपी ऑडियोलॉजिस्ट। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट थे, लेकिन अब एक और इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे जी। शायद वो हमारे BA वालों के लिए ज़्यादा अच्छा हो। एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि 2 बायो के हम लोग ने बात कर लिया है और अब आगे भी बात करना बहुत ज़रूरी है जी। तो देखते हैं कि कौन सा वो इंस्टीट्यूट है या वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे जी। फिलहाल यानी ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए हम लोग बताएंगे के लिए, कि जी आर्ट्स या कॉमर्स वाले बच्चों के लिए आपके लिए और कौन कौन से प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं। जी बिल्कुल जी। तो बहुत शुक्रिया आज के लिए। करियर एज अ ऑडियोलॉजिस्ट कैसे आप बन सकते हैं, क्या करना है, सारी डिटेल आपने हमारे बच्चों तक पहुंचाई है। बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसी तरह से रास्ते अगर हम लोगों को बताते रहेंगे तो शायद कोई ना कोई इसमें से देखे और समझ में आए कि नहीं ये भी किया जा सकता है, क्लिक हो जाए। एक क्लिक हम लोग बोलते हैं ना बस ज़रूरी होता है, जाहिर है। तो एक क्लिक बस हो जाए तो शायद वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। और देखें एक मिडिल क्लास की फैमिली से अगर कोई एक बच्चा अच्छी जगह अगर कहीं प्लेस हो गया तो पूरी फैमिली के स्ट्रक्चर को बदल सकता है। बिल्कुल। अपने रिश्तेदारों में एक रोल मॉडल बन के वो निकल सकता है। तो आप सोचिए, अच्छी जगह पहुंचने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल जी। तो ऐसे ही कई रास्ते हैं जो रास्ते पर अभी तक हम लोगों ने बात नहीं किया है जी। आने वाले दिन में बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो 200 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं माशाल्लाह जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आप लोगों की, आप तमाम लोगों की दुआएं हैं जिसकी वजह से इस प्रोग्राम को नशर किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ईमेल आते हैं, लोग मिलते हैं तो बताते हैं कि ये प्रोग्राम यकीनन बच्चों को बहुत गाइड कर रहा है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि बड़ी मेहनत से डिटेल पहुंचाते हैं हर बार। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। ज़रूर मुलाकात होगी और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और अगर वैक्सीनेशन हो रहा है तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। बिल्कुल जी। जी हाँ नाज़रीन, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी, काम काज भी चलता रहेगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई अगर सही रास्ते पर की जाए तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को किया जाता है कि आपको सबसे अच्छा रास्ता बताया जाए कि आपके लिए ये रास्ता बेहतरीन साबित हो सकता है। जैसा कि आज हम लोग ने डिस्कस किया करियर एज ऑडियोलॉजिस्ट, आप कैसे बन सकते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल किया है। लेकिन अगर अभी और भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं winislam@gmail.com पर ईमेल करके सवाल, साथ ही व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप सवाल पूछ सकते हैं 9619667578। हम कहीं नहीं जा रहे हैं क्योंकि वक्त कम होता है, इसलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सवाल आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात करेंगे। देखते रहिए चैनल में। बहुत शुक्रिया।